हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 19 वाक्य विचार। जब शब्दों का समूह हमारी पूरी बात को प्रकट करता है तो वह वाक्य कहलाता है। सही वाक्य से ही हम अपने मनोभावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के मनोभावों को समझ सकते हैं। जैसे अरुण टॉफी पिता दीने को, है नाच मोर रहा। इन शब्दों के समूह से हमारे मनोभाव पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। यदि हम इन्हें इस प्रकार लिखें तो हमारी बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। जैसे पिताजी ने अरुण को टॉफी दी, मोर नाच रहा है। अतः ये वाक्य हैं। तो प्यारे बच्चों, वाक्य की परिभाषा क्या है? शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों और भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है, रचना की दृष्टि से और अर्थ के आधार पर। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो पहला है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे नर्मदा की कल शादी है, तुम छुट्टियों में आगरा जाओगे। सरल वाक्य के अंग। सरल वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला है उद्देश्य। वाक्य के जिस अंश में उस प्राणी या वस्तु की ओर संकेत हो जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे सुनिधि दफ्तर जा रही है, अमर फूल लेने जा रहा है। तो इन वाक्यों में सुनिधि और अमर के बारे में बात की जा रही है, इसलिए दोनों शब्द उद्देश्य हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य का कर्ता उद्देश्य है। कभी उद्देश्य एक शब्द का होता है तो कभी एक से अधिक शब्दों का। वे सभी शब्द जो कर्ता के साथ जुड़े होते हैं वे भी उद्देश्य ही होते हैं। विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे मोहिनी खेलती है, नमन पत्र पढ़ता है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द वाक्य के विधेय हैं। इन वाक्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि वाक्य का कर्म तथा क्रिया विधेय है। कर्म अथवा क्रिया के लिए जो कुछ भी कहा जाए वे विधेय कहलाते हैं। इस वाक्य का हमने दो भागों में विश्लेषण किया। अब उद्देश्य और विधेय दोनों का अलग अलग विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उद्देश्य और विधेय के विभाग जानने आवश्यक हैं। उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्य के विभाग: कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक और विस्तारक। कर्ता। वाक्य में काम करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे ध्रुव खेलता है, यहाँ ध्रुव कर्ता है। कर्ता का विस्तारक। यदि कर्ता से पूर्व उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग हो तो वो कर्ता के विस्तारक कहलाते हैं। जैसे मेरा भाई ध्रुव खेलता है, यहाँ ध्रुव कर्ता है और मेरा भाई कर्ता का विस्तारक। कर्म। जिस प्रक्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे राज ने आर्यन को पढ़ाया, यहाँ आर्यन कर्म है। कर्म का विस्तारक। यदि कर्म से पहले उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग हो तो उसे कर्म का विस्तारक कहते हैं। जैसे राज ने नितिन के भाई आर्यन को पढ़ाया, यहाँ नितिन के भाई कर्म का विस्तारक है। आगे है क्रिया। क्रिया के अभाव में वाक्य अपूर्ण रहता है। किसी कार्य के करने अथवा होने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। पूरक। कुछ क्रियाएं अपने अर्थ की पूर्ति के लिए पूरक रखती हैं जिनसे वाक्य पूर्ण होता है। जैसे लता मंगेशकर श्रेष्ठ गायिका है, यहाँ गायिका पूरक है। विस्तारक। वाक्य में विश्लेषण व क्रिया विशेषण के अलावा आने वाले शब्द विस्तारक कहलाते हैं। जैसे पिछले 4 दिन से उसे बुखार है, यहाँ 4 दिन से विस्तारक है। अब हम करते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। इन उपवाक्यों में भी एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। अतः किसी भी उपवाक्य को पहले 2 भागों में विश्लेषित करना चाहिए, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य।
प्रधान उपवाक्य यह एक प्रकार का सरल वाक्य होता है, अतः इसे पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे लता मंगेशकर, जिन्हें भारतवासी स्वर कोकिला कहते हैं, ने कहा है कि संगीत से बड़ा कोई आनंद नहीं है। तो प्रधान उपवाक्य क्या है? लता मंगेशकर ने कहा है। और प्रधान उपवाक्य का विश्लेषण उद्देश्य, लता मंगेशकर ने विधेय कहा है। आश्रित उपवाक्य, जिन्हें भारतवासी स्वर कोकिला कहते हैं कि संगीत से बड़ा कोई आनंद नहीं है। आश्रित उपवाक्य के भेद, आश्रित उपवाक्य के भी तीन भेद होते हैं। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा का स्थान पर होता है, उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वह विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य मुख्य क्रिया के स्थान, समय, रीति, परिमाण, कारण आदि को बताए, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। अब हम करते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्यों में दो सरल प्रधान उपवाक्य किसी संयोजक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे वह प्रतिभाशाली है और मेहनती भी है। तो यहाँ पर वह प्रतिभाशाली है, मेहनती भी है, और से जुड़े हुए हैं। तो संयुक्त वाक्य के संयोजक अव्यय और, एवं, तथा, परंतु, अपितु, अतः, अतएव आदि। अब हम करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहला है विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से ज्ञान होता है, उन्हें विधानवाचक कहते हैं। जैसे धरती गोल है। दूसरा है नकारात्मक वाक्य, इनको निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है, जैसे कृपया इधर मत बैठो। तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कल तक जरूर आ जाना। प्रश्नवाचक, जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं, प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा फुटबॉल मैच कब होगा। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, ये वे वाक्य हैं जिनमें वक्ता अपने लिए अथवा किसी दूसरे के लिए इच्छा प्रकट करता है, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे। आगे है संदेहवाचक वाक्य, इन वाक्यों में वक्ता संदेह के भाव प्रकट करता है, जैसे शायद इस वर्ष वर्षा अच्छी हो। सातवां है विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, शोक आदि के भाव प्रकट हों, जैसे हाय मैं लुट गया। आठवां है संकेतवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें किसी न किसी शर्त की पूर्ति की ओर संकेत किया गया हो, जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होगे। तो प्यारे बच्चों, हम दोहराते हैं, शब्दों का वह समूह जिससे किसी भाव या विचार को प्रकट किया जा सके, उसे वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य के दो भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। मिश्रित वाक्य के दो भेद हैं, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं, विधानवाचक, नकारात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मय आदि बोधक और संकेतवाचक। अब आपकी बारी प्यारे बच्चों। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं। और प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांटिए और अलग अलग लिखिए। जैसे क है, सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो इसमें उद्देश्य क्या है? कर्ता सैनिक, और विधेय क्या है? हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। और ये क्या है? हमारा विधेय। ऐसे आप कर सकते हैं। ग, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है? खिलाड़ी, और विधेय क्या है? मैदान में खेल रहे हैं। ऐसे प्रश्न 3 है, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो आप कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। आप कर लेंगे ये सब।
प्रश्न 5 है, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पहचानिए। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रधान उपवाक्य रेखांकित कीजिए। जैसे क है, जिसने सर्वाधिक अंक पाए हैं वह मेरा मित्र है। तो जिसने सर्वाधिक अंक पाए हैं, ये है प्रधान उपवाक्य। ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे प्रश्न 7 है, सही क्रम बनाकर वाक्य बनाइए। जाऊंगा नहीं ऑफिस मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा। पढ़ो कर बैठ कुर्सी पर बैठ कर पढ़ो। क्रिकेट है सचिन को क्रिकेट पसंद है। ऐसे आप कर सकते हैं। प्रश्न 8 है, निर्देशानुसार वाक्य बदलिए। सीमा प्रतिदिन व्यायाम करती है। आज्ञावाचक वाक्य में सीमा प्रतिदिन व्यायाम किया करो। मैं बाजार जाकर सामान लाई, मिश्रित वाक्य में। तो ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया, विस्मयवाचक वाक्य में वाह शाबाश। आप वाह या शाबाश दोनों में से एक शब्द लिख सकते हैं। शाबाश, तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऐसी गतिविधि है, देश प्रेम पर कोई एक कविता हिंदी पाठ्य पुस्तक से छांट कर लिखिए और इसे भी जानिए। कुछ शब्द भी पूरे वाक्य जैसा अर्थ प्रकट करते हैं। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। बातचीत का माध्यम ही वाक्य है। मैं आशा करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।